साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट जूनियर अब काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। जी हाँ, सावधानी से इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। यूपी टेट जूनियर बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बीएड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है और डीएलएड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। और कमाल की बात यह भी है कि जूनियर का ही रिजल्ट हर बार सबसे डाउन रहता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। जूनियर के रिजल्ट की कंडीशन हमेशा खराब ही रहती है। जैसे अभी सी टेट का रिजल्ट आया, प्राइमरी में 33% रिजल्ट आ गया, 33% लोग क्वालिफाई कर गए, यानी 100 लोगों में 33 लोग क्वालिफाई कर गए। लेकिन जूनियर में वहीं पर 17% लोग क्वालिफाई हुए हैं, 17% लोग क्वालिफाई हुए हैं। इसी तरीके से यूपी टेट में भी कंडीशन रहती है कि प्राइमरी का रिजल्ट अच्छा आता है, जूनियर का रिजल्ट खराब आता है, क्योंकि जूनियर को लेकर के विद्यार्थी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते हैं। लेकिन अब आपको जूनियर को लेकर के बहुत एक्टिव हो जाना है, क्योंकि जो निर्णय हाई कोर्ट का आया है, उत्तर प्रदेश में जूनियर वैकेंसी का रास्ता खुल गया है। वो राजकीय विद्यालयों में भी जूनियर के वैकेंसी का रास्ता खुल गया है, और जो नया आयोग है, नए आयोग के जरिए जो वैकेंसी निकाली जाएगी, वहां पर भी जूनियर का रास्ता खुलेगा। यदि जूनियर को कंबाइंड करके टीजीटी के साथ देंगे, तब भी टेट जरूरी हो जाएगा जूनियर का। तो इसलिए बीएड वाले विद्यार्थी जो टीजीटी के लिए देख रहे होंगे, उन्हें जूनियर टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। और डीएलएड वाले भी सीरियस होकर के क्वालिफाई कर जाएं कि कुछ भी हो सकता है, जूनियर की वैकेंसी भी मिल सकती है, तो आप उसमें प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसलिए जूनियर को लेकर के मैं ये स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं कि जूनियर में आप अच्छा कैसे कर सकते हो, 120 तक स्कोर आप अपना लेकर के कैसे जा सकते हो। इसका एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। असली पेपर यहीं से छपेगा, बस आपको सावधानी रखना होगा। गाइड बुक से आपको बचना होगा, जो मार्केट में तमाम उपलब्ध होती हैं, दावा करती हैं एथेंटिक होने का, लेकिन एथेंटिक होती नहीं है। किसी का नाम स्पेशली उसमें शामिल नहीं है, लेकिन गाइड बुक जो होती हैं, जो कोचिंग नोट्स के जरिए या तमाम जगहों से कॉपी पेस्ट करके बनाई जाती हैं, उसमें तमाम मिस इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपके एग्जाम में आपके लिए घातक साबित हो जाता है। यूपी टेट जूनियर पेपर 2 को क्रैक करने की एक मास्टर रणनीति मैं आप सभी को समझाऊंगा, जो विशुद्ध तथ्यात्मक ज्ञान और सटीक स्मृति पर आधारित है। पूर्णतः शोध आधारित रणनीति मैं आप सभी के सामने साझा करने चल रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसकी तकनीकी जानकारी आपको खूब समझ में आएगी, खूब मदद करेगी। हाँ, बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये टोटका जरूर करना है आपको। आइए यूपी टेट में अब आपको समझाता हूं कि यूपी टेट कोई एक सामान्य परीक्षा नहीं रह गई है। अब आने वाले समय को देखते हुए इसमें सीटेट का जो नेचर होता है, उसमें पेडागोजी ज्यादा होता है और समझ पर निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन यूपी टेट की प्रकृति की अगर हम बात करें तो यह विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक ज्ञान और सटीक स्मृति पर आधारित परीक्षण होता है। इसलिए जो व्यक्ति समझदारी से पढ़ने हैं, मतलब जिनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा पकड़ होती है, वो लोग तथ्यात्मक और सटीक मेमोरी में फंस जाते हैं, उनका यूपी टेट खराब चला जाता है। अब बात करते हैं हम आपको कि यूपी टेट में सफलता का सीधा संबंध इस बात से है कि पीएनपी यानी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के पैटर्न को कितनी गहराई से आपने समझा। अब आप कहेंगे कि साहब हमको पीएनपी की जानकारी क्यों लेनी है, आप तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाने जा रहा है, लेकिन जो सिलेबस रखा गया है वो पीएनपी के द्वारा ही तैयार किया गया सिलेबस कंसीडर किया जा रहा है। और अभी तक यूपी टेट की परीक्षाओं का आयोजन कौन करता था? पीएनपी करता था। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पीएनपी के द्वारा मिलेंगे। पेपर को आप जाएंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि पेपर बहुत इजी है। अगर आपको यह भ्रम आए कि पेपर बहुत इजी है, तो आप रिजल्ट परसेंटेज का एक बार वीडियो देख लीजिएगा, मेरे ही चैनल पर पड़ा हुआ है कि ईयर वाइज कितना परसेंट रिजल्ट रहा है, कब कितने लोग पास हुए हैं, प्राइमरी में कैसा रहा है, जूनियर में कैसा रहा। वीडियो में बना करके छोड़ दिया हूं, वीडियो पड़ी हुई है, आप देखिएगा, आंखें खुल जाएंगी। जो पेपर आप नहीं देते हो वो पेपर ऑलरेडी इजी लगता है। जिस पेपर में हम शामिल होते हैं वो पेपर हमें टफ लगता है, लेकिन जो पेपर पहले हो चुका होता है वो पेपर हमें इजी लगता है। कुल साइकोलॉजिकल गेम होता है और कुछ नहीं होता। जहां पर तथ्यात्मक और सटीक स्मृति पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, वो हो जाने के बाद इजी लगते हैं, लेकिन जो परीक्षा में बैठ करके उस पेपर का सामना करना होता है प्रश्नों का, उसके लिए मामला कठिन होता है। अब आइए समझते हैं कि इसको करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो यहां पर परीक्षा का डीएनए और अंकों का तार्किक विभाजन मैं आपको समझाता हूं। पहले 150 अंकों के प्रश्न पत्र को 2 रणनीतिक हिस्सों में बांटना सबसे प्रभावशाली तरीका यही होता है, और हर विद्यार्थी जो बेहतर रिजल्ट प्राप्त करता है वो इसी तरह से पढ़ाई करता है।
कम मेहनत में भी जो लोग पास हो जाते हैं, जो अपना कट ऑफ भी क्रॉस करते हैं, वो लोग भी यही तरीका अपनाते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको भी ये तरीका फॉलो करना चाहिए। 90 नंबर का गणित आप समझिएगा, जो स्कोरिंग जोन होता है, इसके अंतर्गत बाल विकास आता है, इसके अंतर्गत पहली लैंग्वेज आती है हिंदी और दूसरी लैंग्वेज आती है संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू। विशेषता है कि इस जोन का सिलेबस सीमित और स्थिर होता है। इसमें 90 में से 75-80 तक अंक सुनिश्चित और सुरक्षित किए जा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतने के बाद आपको इतने रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। 60 अंकों में बात करें अगर हम, तो जो 60 अंक है मेरिट जोन वाले, उसमें मुख्य विषय गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन होते हैं। जो लोग साइंस वाले होते हैं उनका गणित विज्ञान होता है और जो लोग एसएसटी वाले होते हैं उनका सामाजिक होता है। इसका सिलेबस अत्यंत विस्तृत होता है। 60 में से 40-45 का स्कोर बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाता है, जो कि पहुंच नहीं पाते हैं लोग यहाँ पर। 40-45 जिसका मिल गया 60 में से, वो समझो कि 100 क्रॉस कर जाता है। लेकिन असली मामला लतेड़ उठता है यहाँ पर 30-35 से ये पहुंचते हैं मैक्सिमम लोग। 90% लोगों का रिजल्ट यहां पर रह जाता है 30-35 में। तो ये मतलब ये गिरना ही है। इसमें ना इसको 40-45 उठाने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी कमी को कहां से पूरा करिए, यहां से पूरा करिए। इसमें कई पोर्शन ऐसे होते हैं जो बहुत स्कोरिंग जोन वाले होते हैं, जैसे सीडीपी हो गया और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो गया। अगर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी पढ़ रहे हैं तो यूपी टेट में आपका संस्कृत बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर यूपी टेट में जो संस्कृत आता है वो संस्कृत टू संस्कृत ना आकर के हिंदी में ही आता है। तो अगर आप हिंदी व्याकरण को खूब पकड़ेंगे, संस्कृत व्याकरण को खूब पकड़ेंगे, तो संभावना बनेगी कि 30 का 30 सही होने की संभावना बनेगी। और अगर इन 60 नंबर में से 30 का 30 की बात छोड़िए ना, 50 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर 50 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर आप यहां 50 पहुंच गए हैं लैंग्वेज में ही, तो अब आपके लिए सीडीपी पर आप थोड़ा फोकस कर देंगे। तो सीडीपी में अगर आप 25 निकाल लेंगे ना, तो 75 अंक आपका यहीं सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो 90 नंबर पर आपको फोकस करना है, कम मेहनत में ज्यादा स्कोरिंग आपको करना है। कैसे करना है, उसके लिए आपको करना क्या है, तो उसके लिए करना है प्रामाणिक अध्ययन सामग्री पर आप जाइए और उसको पढ़िए। ऑथेंटिक रिसोर्सेस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। बाजार की जो गाइड बुक्स हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनमें मानक की कमी होती है। उनमें बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपकी परीक्षा में आपको असफल कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जैसे बाल विकास और शिक्षण विधियों की बात करें तो उसको आप कहां से कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए कोई गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं होती है। व्यर्थ में इनका उनका नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कपोल कल्पनाएं होती हैं, ये फालतू बातें होती हैं कि कोई नोट्स, गाइड बुक, ये वो पढ़ लो, फला किताब पढ़ लो, कुछ नहीं। आपकी जो किताब है, जो डीएलएड वाली किताब है और बीएड वाली जो मानक पुस्तकें हैं, वो सर्वोत्तम है, क्योंकि पूरा पेपर वहीं से आएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिएगा, टोटल डीएलएड की किताबों से ही क्वेश्चन बने हैं। यूपी टेट में सिद्धांतकार, उनके प्रयोग, निष्कर्ष, परिभाषाएं, महत्वपूर्ण कथन जो बिल्कुल एकदम एक्चुअल मेमोरी पर आधारित होते हैं, वो सवाल बहुत पूछे जाते हैं और जिनके गलत होने की संभावना बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यदि उत्तर सही पता है तो आप उत्तर दे पाएंगे, उत्तर सही नहीं पता है तो निश्चित तौर पर गलती होनी तय है, क्योंकि कोई अनुमान काम नहीं करता है वहां पर। तो आपको फैक्ट पर फोकस कर लेना होगा। कॉन्सेप्ट तो आपका तैयार हो ही जाएगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। लैंग्वेज में आ जाते हैं 60 अंक के। पहले हिंदी की बात करें तो इसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की सफेद कवर वाली किताब आती है, जो वनडे की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के पास होती है। व्याकरण की वो किताब होती है। यूपी टेट परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी ये, जहां पर संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, तद्भव, तत्सम, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, रचयिता, एकदम वही किताब ना पढ़ डालिए, वहीं से पूरा का पूरा मामला फाइनल हो जाएगा आप सभी का। और संस्कृत के लिए सबसे पॉपुलर किताब है, हर यूपी टेट पढ़ने वाला बच्चा खरीदता है, संस्कृत गंगा की विजय पथ, सबसे विश्वस्त है, वही किताब बहुत से लोग पढ़ते हैं। और अंग्रेजी में लूसेंट पढ़िए या नीतू सिंह की पढ़िए, पैरा माउंट वाली जो बेसिक ग्रामर वाली किताब होती है, वहीं से काम हो जाता है। हर यूपी टेट के विद्यार्थी के पास ये किताबें लैंग्वेज वाले में होती ही होती हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य विषय विज्ञान या गणित एसएसटी, जो सबसे महत्वपूर्ण 60 अंक होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में चलने वाली कक्षा 6, 7, 8 की एससीईआरटी की पुस्तकें ये रामबाण साबित होंगी आपके लिए। चाहे आप विज्ञान से हो, चाहे आप एसएसटी से हो,
सामाजिक अध्ययन से हो, ये एससीईआरटी की 6, 7, 8 की किताब आपके लिए मारक साबित होगी, जिसमें हमारा इतिहास, नागरिक जीवन, पृथ्वी और हमारा जीवन और विज्ञान भारती के नाम से किताब आती है। उस किताब को जरूर आप ले लीजिएगा और उस किताब में कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। अभ्यास प्रश्नावली हो या उसका पेपर का जो उसका किताब का जो चैप्टर होगा उसमें जो क्रियाकलाप वगैरह होंगे सब पढ़ डालिएगा। उसके जो उदाहरण वाले पोर्शन होंगे उसको भी पढ़ डालिएगा। कई सवाल आपको डायरेक्ट वहीं से मिलेंगे। यूपी टेट के 80% से अधिक विषय आधारित प्रश्न सीधे इन सरकारी किताबों की पंक्तियों से बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी की तुलना में यूपी बोर्ड की एससीईआरटी पुस्तकें इस परीक्षा के लिए रामबाण होती हैं। हालांकि अब एससीईआरटी और एनसीईआरटी में बहुत अंतर नहीं रह गया है, तो आपका दोनों काम करेगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर पढ़ें, जिसमें यूथ कंपटीशन या घटना चक्र का विस्तृत व्याख्या सहित आती है, उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़िए। इस लापरवाही में मत रहिए कि प्रीवियस ईयर बहुत इजी आता रहा। एक बार पेपर देख करके देखिएगा। प्रीवियस ईयर को कम से कम 4 बार पढ़िए, कम से कम 4 बार पढ़िए। परीक्षा देने जाइए तो फिर आकर के आप हमसे मिलिएगा और बताइएगा कि गुरुजी प्रीवियस ईयर को हम 4 बार पढ़ करके गए थे, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा। वैज्ञानिक टाइम मैनेजमेंट की भी बात कर लें, साइंटिफिक टाइम जो है एलोकेशन की बात करें। तैयारी के दौरान भूलने का जो वक्र होता है, फॉरगेटिंग कर्व जो होता है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। 4+2 का नियम लागू करना चाहिए, यानी प्रतिदिन 6 घंटे का अध्ययन यदि आप कर रहे हैं, शनिवार रविवार को कुछ भी नया ना पढ़ करके केवल पूरे सप्ताह के तथ्य का एक एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। अगर आप केवल और केवल यूपी टेट पर फोकस कर रहे हैं तो, अगर आप यूपी टेट के अलावा अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें 4 घंटे का टाइम दे दें और 4 घंटे में 2 घंटे आपको प्रैक्टिस पर डेली देना होगा। 2 घंटे आप प्रैक्टिस पर दीजिए और 2 घंटे आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर पर जाइए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर जाइए, या बेहतर है कि जो सब्जेक्ट बहुत मजबूत है उसे और मजबूत करके 30 का 30 क्वेश्चन सही करने की रणनीति बनाइए, तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। अगली बात कर ले, अगर हम 6 घंटे का अगर आप दैनिक प्लान बना रहे हैं तो 2 घंटे एससीईआरटी थ्योरी का गहन अध्ययन करें, जो आपको आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पर जीके जीएस के रूप में वो काम आ जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करिए और प्रतिदिन जो है एक मनोविज्ञान का सिद्धांत का तथ्यात्मक अध्ययन करिए और उसका की पॉइंट आप तैयार करिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। 30 मिनट हिंदी व्याकरण, 30 मिनट द्वितीय लैंग्वेज को देना है। 1 घंटे अगर आप भाषाओं पर देंगे तो एक साथ 2 भाषाएं आपकी कवर होंगी। 1 घंटे में दोनों भाषाओं को कवर करने का डेली प्रयास करिए और पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण डेली होना चाहिए। आप सभी का डेली करिए और इतनी गंभीरता के साथ इसको ले लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब आप में से तमाम विद्यार्थियों का दिमाग इस पर आ रहा होगा कि यूपी टेट का एग्जाम है, कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम है, इतने रणनीति बना रहे हैं। तो देखो, जो जिस परीक्षा की तैयारी करता है ना, वो उस योग्यता के लेवल के हिसाब से होता है। वो आईएएस की तैयारी करने के बराबर ही होता है उसके लिए। जो पुलिस का एग्जाम देता है उस पुलिस वाले विद्यार्थी के लिए वो आईएएस के बराबर चैलेंज है। जो यूपी टेट का एग्जाम देता है उसके लिए वो आईएएस के बराबर चैलेंज होता है। जो सीटेट देता है वो आईएएस पीसीएस के बराबर चैलेंज होता है। तो हर एग्जाम में बैठने वाला व्यक्ति ना, उसके लिए वो एग्जाम चैलेंजिंग ही होगा। यूपी टेट में विशुद्ध रूप से तथ्यों का खेल होता है, जैसे किसने क्या कहा, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, कौन सी योजना कब आई है, पर्यावरण दिवस को लेकर के, जल दिवस को लेकर के, और तमाम एथेंटिक जानकारी जो बिल्कुल एक्चुअल मेमोरी पर आधारित होती हैं। ऐसे उलझाने वाले तथ्यों के लिए एक छोटी डायरी अलग बनाएं, जिसका रिवीजन लगातार करते रहें, तो आपका बेहतर रिजल्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। रिजल्ट बेहतर मिलेगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आने वाले भर्ती प्रक्रिया में भी ये जानकारियां आपकी काम आएंगी। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल जाया जाने वाली हैं। आगे बात करें अगर हम अस्त्र 2 की, कि रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करिए। रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है? थ्योरी शुरू करने से पहले 2011 से लेकर के अभी तक यूपी टेट का जो पेपर सेकंड के प्रश्न पत्र आप सॉल्व करें, 30% से 40% जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं यूपी टेट में, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पिछले वर्षों के प्रश्नों की व्याख्याओं से रिपीट हो जाते हैं। और ये हर परीक्षा में होता है, केवल यूपी टेट की ही बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न से रिलेटेड 40% जो है तथ्य जो है, प्रश्न जो है, वो प्रीवियस ईयर से आ ही जाते हैं, चाहे पेपर जितना भी नया क्यों ना बनाया जाए। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करिए। और अंतिम में शस्त्र अस्त्र 3 दे दूं तो ये वाला जो है वो एग्जाम के टाइम पर आपको मिलेगा। अभी के लिए आप यहीं तक रुकिए और यहीं तक की जानकारी आप हासिल करिए। उम्मीद करेंगे आप सभी को संपूर्ण तकनीकी जानकारी और संपूर्ण जो है आदर्श और आइडिया यहां पर पता चल गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लग गई
गई होगी तो जाते जाते लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो देख लिए हो तो सब्सक्राइब करके आप जाइएगा। इसी तरीके से मंत्र आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देते रहूंगा। आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।